तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है 6.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। मैं आपको बताता हूँ 6.5 एक्सरसाइज के हमने जो है 13 से लेके आई थिंक 12 या 13 से लेके जो है 12 से लेके आई थिंक, ठीक है, 12 या 13 से लेके हमने 26 तक इतने क्वेश्चंस कर लिए थे। 13 से किए थे शायद, ठीक है, 12 से नहीं किए थे, 13 से थे। तो 13 से लेके 26 तक ये वाले क्वेश्चंस हमने 6.5 के अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और इनमें से आपको 6 मार्क्स में जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको पहले एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको, वैसे तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको क्या कराऊंगा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस बच गए हैं, 12 तक के जो क्वेश्चंस बच गए हैं 6.5 के, मैं ये करवा के दूंगा और प्लस एग्जांपल्स भी करेंगे 6.5 के। वैसे तो मैंने आपको ये बोला था, बट अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया। मैं, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आते हैं, टफ क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है कि ये एग्जाम में आते हैं और ये टफ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि हमने 13 से लेके 26 तक जो क्वेश्चंस किए थे, वो जो क्वेश्चंस थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उसी प्रकार मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको पहले एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पहले ही कवर हो जाए, स्लो ना हो, मतलब कोर्स हमारा स्लो ना रह जाए। इस वजह से मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ा के चल रहा हूँ ताकि हमारा कोर्स स्लो ना हो जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस करा के दूंगा। क्वेश्चन की मैं आपको लिस्ट बनवा देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस मैं पहले करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने, क्वेश्चन नंबर 9 मैं जो है स्टार्ट करूंगा यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 17 होगा और 18 होगा, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चंस हम पहले करेंगे और यही क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आज की क्लास में मैं आपको 9, 10, 11 और 12 ये 4 ही क्वेश्चंस करवा के दूंगा और बाकी के 3 क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, 15, 17 और 18, ठीक है। मतलब 2 क्लासेस तो इन्हीं क्वेश्चंस में लग जाएगी हमारी, और बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे उनको मैं जो है सोचूंगा कि मुझे किस तरीके से करवाना है, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है। मैंने आपको, देखो, मैंने आपको 6.1 तो आपकी सिलेबस से कट हो चुकी है, 6.1 जो एक्सरसाइज थी सिलेबस से कट हो चुकी है। 6.2 मैंने विद एग्जांपल्स पूरी करवा के दी थी, 6.3 मैंने विद एग्जांपल्स पूरी करवा के दी थी, 6.4 आपकी सिलेबस से कट चुकी है। तो ये और ये हमारा कंप्लीटेड वे में हुआ था। उसके बाद हम जब 6.5 पे आए तो मैंने यहाँ पे आपको 13 से लेके 26 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। शुरू के 12 क्वेश्चंस पेंडिंग है और वो क्वेश्चंस बिना कॉन्सेप्ट समझे हो ही नहीं सकते, बिना कॉन्सेप्ट समझे हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। बहुत टाइम वहां पे लगेगा, कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चंस और वो मुझे ही करवा के देने पड़ेंगे सारे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप में से बच्चे मुझे करके दे देंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस। शुरू के 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इजी क्वेश्चंस जो है वो आप मुझे कर दें, बट आगे जाके जो है प्रॉब्लम आएगी और आप नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चंस। तो मतलब वो जो भी 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स हमारे पेंडिंग रह जाएंगे, ये वाले क्वेश्चंस मुझे ही करा के देने पड़ेंगे। इस चैप्टर में मैक्सिमम सारी चीजें मैंने ही करवा के दी है। होमवर्क ना के बराबर बहुत ही ज्यादा कम, 6.3 एक्सरसाइज में शायद मैंने यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया था, 6.2 में भी मैंने होमवर्क दिए थे कुछ क्वेश्चंस, बट वो ना के बराबर, मतलब बहुत कम मैंने क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, ठीक है। उसमें भी डाउट्स आए थे तो मैंने डाउट क्लास ली थी, घर पे बुला के मैंने डाउट क्लास ली थी। तो जो बच्चे ये पुराने, मतलब बाद में देखेंगे, मतलब ये वीडियो जिनका कोर्स पीछे चल रहा है, ठीक है, वो उन वाले बच्चों के लिए क्या है कि जब वो ये वीडियोस देखेंगे तो जो भी डाउट्स आएंगे अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो पूछ लेना भाई, ठीक है। मैंने घर पे बुला के समझाया था बच्चों को, जो जो उनको डाउट्स आ रहे थे। तो आप लोग भी जब इक्वल यहाँ तक मतलब पहुंच जाएंगे तो आपको भी जो डाउट्स होंगे उस टाइम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, घर पे आके मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी ले लूंगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना भाई, मतलब ये जो क्वेश्चंस हमारे बच गए 1 से लेके 12 तक और एग्जाम्पल्स, और प्लस साथ ही साथ मिसलेनियस के जो पेंडिंग क्वेश्चंस होंगे इसके अलावा, मतलब ये वाले क्वेश्चंस तो मैं आज और नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 15, 17 और 18 आज वाली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ये वाले तो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बचेंगे और एग्जांपल्स बचेंगे मिसलेनियस के, उनमें से भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले छाटूंगा और वो करवाऊंगा। मतलब मैं आपको क्या करने वाला हूँ,
पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाला हूँ। बची कुछ जो चीजें बच जाएंगी उनको फिर मैं जो है अलग से मैं मतलब मैं 7 चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा और उसके लिए मैं अलग से बीच बीच में क्लासेस लूंगा। मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फालतू में कि हम 6th चैप्टर पे ही फंसे रह जाएं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्यों, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं, मैं इतना पढ़ा दूंगा कि एग्जाम में जो भी आएगा वो आपको आता होगा, ठीक है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आते होंगे, इतना मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सारा ही यहाँ पे अभी मतलब फ्लो में सिर्फ एक ही चैप्टर में मैं कराने लग गया ना कि मैं पहले 6 चैप्टर खत्म करूंगा फिर मैं 7th की तरफ बढ़ूंगा, अगर मैं ऐसा करने लग गया तो फिर तो भाई मैथ्स में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, हो नहीं पाएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पक्का जो हाँ पता है कि भाई इन्हीं में से आएंगे, और काफी सारे क्वेश्चंस है, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस हमने अभी पढ़ भी लिए और अब हम पढ़ेंगे भी। अभी हमारा ये चैप्टर कोई कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड भी जो पढ़ा रहा हूँ वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा टाइम लगेगा इसमें भी। एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट करने में ही अभी टाइम लगेगा, हो सकता है कि अगली क्लास तो लगेगी। उसके अलावा एग्जाम्पल्स में से भी मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये वाले जो एग्जाम्पल्स है इनमें से भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो मतलब हमारी 2 से 3 क्लासेस अभी और लगने वाली है इस चैप्टर में, हालांकि हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, फिर भी ठीक है, फिर भी अगर पूरा कराने में लग गया यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, ये जो 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स आपके बच जाएंगे, जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे, वो मैं बीच बीच में कभी कभार वीडियोस बनाता रहूंगा, मतलब बीच बीच में, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। कोर्स आपका कंप्लीटेड ही होगा, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्रैक्टिस कितनी आपने की होगी वो डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने तो इतने सारे क्वेश्चंस करवा भी दिए, अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को इतने क्वेश्चंस सारे के सारे अच्छे से आते भी हों, ठीक है। तो ये मैं लिखा रहने देता हूँ यहाँ पे 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो जितना कराया है अगर उतना भी अच्छे से आता है तो मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। जितना कराया अगर उतना भी अच्छे से आता है, हालांकि जितना कराया है मुझे उम्मीद है कि उतना भी अच्छे से नहीं आता होगा, ठीक है। उतने भी क्वेश्चंस जो है मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं बच्चों ने, ठीक है। तो देखते हैं भाई 5th चैप्टर की भी अगर मैं बात करूं तो बुक के सारे क्वेश्चंस जितने मैंने पढ़ा रखे हैं प्रैक्टिस नहीं किए बच्चों ने, बुक के ही क्वेश्चंस नहीं आते, बाहर के तो दूर की बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 4th चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं लगता अब याद होंगे, तुमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, ठीक है, मुझे नहीं लगता अब याद होंगे। हालांकि मैंने टेस्ट लिया था बीच में, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, उसमें भी कोई सारे ही बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए थे टेस्ट के अंदर भी, ठीक है। इक्का दुक्का बच्चों के जो ठीक नंबर आए थे, जो पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, बाकी जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके कोई अच्छे मार्क्स टेस्ट में भी नहीं देखने को मिलते हैं। और पता चल जाता है कि कौन कितना रिवीजन बार बार कर रहा है, ठीक है। रिवीजन पे डिपेंडेंट है, टाइम ज्यादा से ज्यादा देना पड़ता है सेल्फ स्टडी को, ठीक है। ट्यूशन का जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो एक अलग चीज है, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इतना टाइम लगा के, बट उसके बाद तुमको भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। जब तक तुम उस चीज को सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे उस चीज को, बार बार रिवीजन नहीं करोगे, मल्टीपल टाइम उस चीज को रिपीट नहीं करोगे, मतलब आती हुई चीज को भी बार बार करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ दिया हमने, वो अब हम रिवाइज नहीं करेंगे, अब तो हमें आता है, ऐसा नहीं। जो आता है वो भी करना है, ठीक है। जो नहीं आता वो तो करना ही करना है, जो आता है वो भी करना है, मतलब कंप्लीटेड वे में सारी चीजें रिवाइज करनी है हमको, ठीक है, रेगुलरली। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बढ़िया है, अदरवाइज बहुत ज्यादा ही दिक्कत वाली बात है फिर, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो एक बार। यहाँ पे हमें कहा गया है कि अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 cubic meter। तो कह रहा है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, एक टैंक है जो कि रेक्टेंगुलर बेस के साथ होगा एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। सबसे पहले सिर्फ यहीं तक की बात पढ़ते हैं और मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। एक टैंक है जो कि रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड्स वाला है, तो इट मीन्स वो टैंक कैसा दिखता होगा मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखना भाई, तो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड्स वाला हम लोग जो है फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये इस तरीके से, और यहाँ पे भी ऐसे करके
सिमिलरली यहाँ पे भी मैं जो इसको जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग इसको मिला देते हैं आपस में। तो ये हमारा बन गया भाई रेक्टेंगुलर बेस वाला बॉक्स। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, हालांकि फिगर हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाए मेरी, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मैं समझा क्या रहा हूँ। उसने बोला क्या है कि एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है। तो ये जो बेस वाला एरिया है हमारा, ये जो बेस वाला एरिया है, ठीक है, जो बेस वाला एरिया हमारा, ठीक है, ये सारे का सारा ये रेक्टेंगुलर एरिया है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरिया थोड़ा सा दिखने में स्क्वायर लग रहा है मेरी फिगर के अंदर, बट आप उसको इग्नोर करना, ये रेक्टेंगुलर एरिया है सारा। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि भाई साइड्स भी रेक्टेंगुलर है। तो आप देखना भाई फिगर में साइड्स भी आपको रेक्टेंगुलर ही दिखेंगी। मैं आपको बताता हूँ साइड्स जो है हमारी, तो हमारी 4 साइड्स हैं। एक तो ये वाली साइड हो गई पूरी, ठीक है, ये वाली साइड देखो ये रेक्टेंगुलर है। ऐसे ही ये वाली साइड हो गई, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर है। एक ये वाली पीछे वाली साइड हो गई, ये वाली, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर है। और एक ये वाली साइड हो गई, ठीक है, जो पीछे की तरफ है, बैक साइड। ठीक है, तो ये चारों साइड्स भी हमारी रेक्टेंगुलर है। और वो कह रहा है ओपन एट द टॉप। ठीक है, मतलब ये ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मतलब बेस है और 4 दीवारी है, ऊपर से खुला हुआ है। बेस है और 4 दीवारी है, ऊपर से खुला हुआ है। इट मीन्स ये एक बॉक्स है। इट मीन्स ये एक बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कह रहा है रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स है, ऊपर से खुला हुआ है, एक टैंक है ये, जिसमें जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, और ऊपर से जो है वो टॉप से ओपन है, टॉप से खुला हुआ है। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये एक बॉक्स है जो कि ऊपर से खुला हुआ है। और ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने 6.5 एक्सरसाइज में भी देखे थे। वहां पे भी हमने पढ़ा था कि कुछ क्वेश्चंस में बोला, 1 या 2 क्वेश्चंस में बोला गया था कि एक बॉक्स जो है वो ऊपर से जो है ओपन है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस थे वहां पे। तो उसी टाइप की यहाँ पे बातें चल रही हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला है कि अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। वगैरह हमें ये टैंक बनाना है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, हमें ये टैंक बनाना है। सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर। वो कह रहे हैं इसकी जो डेप्थ होगी ना, इसकी जो गहराई होगी वो 2 मीटर होगी, गहराई। ठीक है, मतलब इस इमेजिन करना, इसको इमेजिन करना कि इसके अंदर जो गहराई होगी वो कितनी होगी, इसकी गहराई कितनी होगी, 2 मीटर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी वो 2 मीटर होगी? बात को समझना, इसकी जो टैंक के अंदर तक जो गहराई होगी ना वो 2 मीटर होगी। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है, ये जो हाइट है इसकी पूरी अंदर 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 से यहाँ ऊपर टॉप तक की, मतलब जो हाइट है इसकी, ये जो हाइट है ये इसकी कितनी है, 2 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो हाइट जो है वो आपको समझ में आ रही होगी कि भाई इसकी हाइट हमारी कितनी है, 2 मीटर की हाइट है। तो वो जो डेप्थ की बात चल रही है वो हाइट है। ठीक है, वो जो डेप्थ की बात चल रही है यहाँ पे वो क्या है, वो हाइट, इस बॉक्स की हाइट है वो। आगे बोला कि वॉल्यूम इसका कितना होगा, 8 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में ही दिया जाता है। ठीक है, तो क्यूबिक यहाँ पे आपको जो भी मतलब क्वांटिटी दिखेगी, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर, वो हमेशा क्यूबिक में आपको मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है, एरिया स्क्वायर में मिलेगा आपको। ठीक है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर के केस में मिलेगा आपको। और यहाँ पे वॉल्यूम आपको हमेशा ही क्यूबिक में मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, 10th तक भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी तक की बात अगर मैं देखूं, सिर्फ यहाँ तक की बात अगर मैं दोबारा से एक बार देखूं, तो ध्यान से देखना, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है, एक ही बार में सब समझ में नहीं आता। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ पढ़ के सब समझ में आएगा। तो उसने बोला अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 क्यूबिक मीटर। उसने हमें बोला कि हमें एक टैंक बनाना है, और ये जो टैंक होगा इसका बेस रेक्टेंगुलर होगा, इसकी साइड्स जो होंगी ना, चारों दीवारें जो होंगी वो भी रेक्टेंगुलर होंगी। फिर उसने बोला इसकी जो गहराई होगी, इसकी जो हाइट होगी, मतलब वो कितनी होगी, 2 मीटर होगी। फिर इसने बोला कि इसका वॉल्यूम 8 क्यूबिक मीटर यहाँ पे हमें दिया गया है, इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज गिवन। आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आगे देखो ध्यान से, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर फॉर द बेस एंड 45 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर फॉर द साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अब भाई यहाँ ये जो बातें लिखी हैं इनको ध्यान से समझना, मैं दोबारा एक बार आपको समझाता हूँ। मैं दोबारा एक बार आपको यहाँ पे जो है हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ ये सारी बातें उसने क्या बोला।
उसने बोला इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस वगैरह, अगर टैंक बिल्ड करने की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, बेस के लिए जो कॉस्ट आती है वो उसने अलग से बताई है वगैरह, बेस की कॉस्ट कितनी आती है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर यहाँ पे देखो स्क्वायर मीटर, भाई मीटर का स्क्वायर मतलब ये एरिया, एरिया की बात चल रही है कि नहीं चल रही है, यहाँ पे एरिया की बात चल रही है यहाँ पे। वो कह रहा है भाई एरिया वाइज अगर मैं उसकी कॉस्ट की बात करूँ ना, तो बेस को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट कितनी आती है 70 रुपए प्रत्येक स्क्वायर मीटर, हर स्क्वायर मीटर को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट है वो 70 रुपए आती है। वो एरिया वाइज बात कर रहा है, वो एरिया वाइज बात कर रहा है, भाई समझना यहाँ पे ध्यान से। तो ये आपको समझ में आया होगा कि एरिया, मुझे कैसे पता चला कि ये एरिया की बात कर रहा है, क्योंकि भाई वो स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है और जो एरिया है वो स्क्वायर्स में ही हमें दिया जाता है, चाहे वो स्क्वायर सेंटीमीटर हो या स्क्वायर मीटर, यहाँ पे मीटर में सारी बात चल रही है तो स्क्वायर मीटर दिया उसने, ठीक है। आगे वो कह रहा है 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, वो कह रहा है वो जो 4 दीवारें हैं ना, उन 4 दीवारों की कॉस्ट कितनी आती है, हर स्क्वायर मीटर पे 45 रुपए की कॉस्ट आती है, हर स्क्वायर मीटर पे 45 रुपए की कॉस्ट आती है। इसका मतलब यहाँ पे भी एरिया वाइज हमें कॉस्ट दी गई है। अगर मुझे उन दीवारों का एरिया पता चल जाए कि उन दीवारों का एरिया कितना स्क्वायर मीटर है, तो मुझे पता चल जाएगा कि दीवारों की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। 45 रुपए पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है यहाँ पे, और जो बेस की कॉस्ट थी वो बेस की कॉस्ट कितनी थी 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ लो। वो बोल रहा है इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। आगे बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। लीस्ट शब्द आ गया तो मिनिमम, मिनिमाइज करना है कुछ ना कुछ। क्या मिनिमाइज करना है भाई, वो कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ टैंक है वो मिनिमाइज करनी है, जो कॉस्ट ऑफ टैंक है वो मिनिमाइज करनी है। और कॉस्ट ऑफ टैंक किस पे डिपेंडेंट है, एरिया पे। किस पे डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ टैंक पे, ठीक है। इट मींस जितना मिनिमम एरिया होगा उतनी मिनिमम कॉस्ट होगी कि नहीं होगी, होगी, ऑब्वियस सी बात है। जितना मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई होगा उतनी मिनिमम कॉस्ट होगी। हालांकि देखा जाए तो कॉस्ट देखो फिक्स्ड है, कॉस्ट फिक्स्ड है 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर, 45 रुपए पर स्क्वायर मीटर, वो अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है, 70 और 45 फिक्स्ड अमाउंट है। इट मींस जितना ज्यादा कम एरिया में कर पाऊंगा ना उतनी मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। मैं कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर कम नहीं कर सकता, ठीक है, कॉस्ट मेरी फिक्स्ड है। तो मुझे एरिया को ही यहाँ पे मिनिमाइज करना पड़ेगा, एरिया को ही यहाँ पे मिनिमाइज करना पड़ेगा। एक बार दोबारा से पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। मैं ये सारी बातें फालतू की मिटा देता हूं यहाँ से और पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से हम लोग रीड करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो देखते हैं भाई। उसने यहाँ पे बोला कि अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। तो अब आपको ये फिगर इमेजिन करने में जो है आसानी हो रही होगी कि उसका बेस रेक्टेंगुलर है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, जो उसकी दीवारें हैं ना, चारों दीवारें वो भी रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप, ऊपर से वो खुला हुआ है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, वो कह रहा है हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है। और वो कह रहा है उसकी हाइट 2 मीटर की होगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा 8 क्यूबिक मीटर्स का होगा, गिवन है हमको। फिर आगे वो बोल रहा है इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। वो कह रहा है अगर बेस को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर, और साइड्स को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है 45 रुपए पर स्क्वायर मीटर। जो कॉस्ट उसने दी है वो एरिया के हिसाब से दी है कि भाई इतना एरिया कंस्ट्रक्ट करने की इतनी कॉस्ट आती है, एरिया के हिसाब से। मुझे कैसे पता चला एरिया के हिसाब से दी है, क्योंकि भाई उसने मीटर स्क्वायर मीटर के अंदर जो है यहाँ पे मुझे कॉस्ट दे रखी है कि इतने स्क्वायर मीटर की इतनी कॉस्ट होगी। और स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया ही मापा जाता है स्क्वायर मीटर के अंदर, ठीक है, स्क्वायर मीटर के अंदर एरिया ही मापा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे वो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अब यहाँ पे लीस्ट शब्द से मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ मिनिमाइज करना है। क्या मिनिमाइज करना है, कॉस्ट ऑफ टैंक को मिनिमाइज करना है। अब कॉस्ट ऑफ टैंक जो है वो मैं मिनिमाइज तभी कर सकता हूं जब मेरा एरिया मिनिमम मैं ऑक्यूपाई करूंगा। इट मींस एरिया ऑफ टैंक को मुझे मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर जो है, इसका सॉल्यूशन जो है वो आप ध्यान से देखना, फोकस यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले मुझे जो गिवन है ना मैं वो लिखता हूं। मुझे गिवन क्या है, मुझे इस बॉक्स, ये बॉक्स है भाई एक, ठीक है ना, ये एक बॉक्स है जिसकी बेस भी जिसका रेक्टेंगुलर है, जिसकी साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, ऊपर से वो खुला हुआ है, ठीक है। ये एक बॉक्स है हमारा, रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये हमारा। अब ये जो बॉक्स है हमारा, यहाँ पे इसका ना वॉल्यूम मुझे गिवन है। जो चीज मुझे गिवन है पहले मैं उसको यूज करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, लेट
ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने। लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो हमने वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो गिवन आइटम थे हमने उसको V लेट कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। आप सभी को ये पता ही होगा, 6.5 एक्सरसाइज में भी दो क्वेश्चन ऐसे किए थे जहां पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैंने पढ़ाया था आपको, तो L इंटू बी इंटू एच वहां पे हमने पढ़ा था। अब ये वॉल्यूम जो है ना, ये तो आपको 8 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे मैंने 8 सब्सटीट्यूट कर दी, इसकी वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, आप साथ में यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर सॉरी मीटर, आप यहाँ पे क्यूबिक मीटर भी ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 क्यूबिक मीटर ये आपको वॉल्यूम तो गिवन है। अगली बात, यहाँ पे ना मुझे L नहीं पता, मुझे लेंथ नहीं पता, मुझे ब्रेथ भी नहीं पता, तो L और B तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन H मुझे क्वेश्चन में गिवन है भाई, डेप्थ दे रखी थी 2 मीटर की, तो डेप्थ मुझे गिवन है 2 मीटर, डेप्थ मुझे गिवन है 2 मीटर, यहाँ पे डेप्थ मुझे गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं ये इधर आके डिवाइड कर दूं तो 8 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, ये आ गया L इंटू बी। तो यहाँ पे एक M से एक M कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 4 मीटर स्क्वेयर इक्वल्स टू L इंटू बी। अब बात यहाँ पे ये ध्यान से समझना, ये मीटर स्क्वेयर आ रहा है तो ये मत सोचना कि ये एरिया है। ये स्क्वेयर क्यों आ रहे हैं, ये स्क्वेयर क्यों आ रहे हैं भाई, ये स्क्वेयर इसीलिए आ रहा है, हालांकि देखा जाए ना तो ये एरिया भी है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी ही होता है, ठीक है। वैसे ये स्क्वेयर कैसे आया मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो लेंथ के साथ भी मीटर होगा, लेंथ भी कुछ ना कुछ मीटर्स में होगी और ब्रेथ भी कुछ ना कुछ मीटर्स में होगी, तो जब मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो ये मीटर स्क्वेयर आया। और हालांकि देखा जाए ना तो ये एरिया भी है। कैसे एरिया कैसे हुआ ये, क्योंकि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी ही होता है, ठीक है, तो ये एरिया भी है एक तरीके से। तो यहां तक की बात आपको जो है मुझे लगता है कि समझ में आई होगी अच्छे से कि ये हमने क्या किया। हमने जो है जो वॉल्यूम हमें गिवन था उसका यूज किया हमने यहाँ पे, वॉल्यूम का हमने यहाँ पे यूज किया, वॉल्यूम को हमने V लेट किया, V इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है मैंने आपको पढ़ा रखा है L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम हमें गिवन था 8 क्यूबिक मीटर, मैंने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू, और L इंटू बी एज इट इज रख दिया क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी। H की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, जो डेप्थ थी ना बॉक्स की वो मुझे दे रखी थी, तो उसकी हाइट मुझे पता थी, तो मैंने 2 मीटर यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, L इंटू बी की वैल्यू आ गई 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये तो मैंने गिवन चीज का यूज कर लिया, ठीक है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को यहां से ये साफ कर देता हूं भाई, चलो। तो अब मैंने गिवन चीज का तो यूज कर लिया, यहां से लेके यहां तक की बात तो भाई मैंने यूज कर ली क्वेश्चन के अंदर। अब आगे क्या करना है भाई, तो आगे मुझे ये सोचना है कि मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना था। भाई स्टेप्स अपने नॉर्मली चलेंगे, पहले गिवन आइटम लिखेंगे, फिर जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे पता चला कि मिनिमाइज करना है किस चीज को, एरिया ऑफ बॉक्स को। ये जो बॉक्स है इसका एरिया, अब ये बॉक्स का एरिया ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बॉक्स का जो एरिया है, इस पूरे बॉक्स का एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एरिया ऑफ बेस और दूसरा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या एरिया ऑफ साइड्स आप बोल सकते हैं ना, एरिया ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना तब जाके मेरे पास एरिया ऑफ बॉक्स आएगा, ठीक है। आप बात समझ रहे होंगे इसको, कि अगर मैं बेस का एरिया निकाल लूं और फिर मैं साइड्स का एरिया निकाल लूं और मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास बॉक्स का एरिया आ जाएगा। तो मेरे को एरिया को ही तो क्या करना है, एरिया को ही तो मुझे क्या करना है, एरिया को ही मुझे मिनिमाइज करना है, एरिया को ही मुझे मिनिमाइज करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं यहाँ पे ए बी द, या फिर इस तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, सीधा सीधा यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ बेस, सीधा सीधा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, L इंटू बी। भाई बेस रेक्टेंगुलर है ना, बेस रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। और L इंटू बी की वैल्यू तो मुझे पता ही है, ये देखो पता ही है ना। तो L इंटू बी की वैल्यू ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट। तो एरिया ऑफ बेस तो देखो पता है, एरिया ऑफ बेस तो मुझे देखो, ये देखो पता है मुझे, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर मुझे पता है ये वैल्यू। अगली बात मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिखता हूं। जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, आपने 10th तक भी पढ़ा होगा कि जो 4 वॉल्स का एरिया होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एच
इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि 4 वॉल्स का एरिया ये कैसे आया। ठीक है, तो आप अभी तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि भाई इस तरीके से आ गया। ये 10th तक का टॉपिक आपका है, आपने पढ़ा होगा वहां। तो ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। अगर नहीं पता था तो अब याद कर लेना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये होता है हमारा। अब यहां पे मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूंगा तो ध्यान थोड़ा सा आप देना, ध्यान देना। मेरे पास ये जो 2 है ये तो एज इट इज रहेगा। यहां पे ये जो h है ना, h की वैल्यू मुझे गिवन है 2। भाई हाइट मुझे गिवन थी, डेप्थ मुझे गिवन थी ना 2 मीटर, देखो ये रही। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी 2। अगली बात, अभी मैं इस L को नहीं छेड़ रहा, ये L एज इट इज रखता हूं। मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैं इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, मैं इसका यूज करूंगा। देखो ध्यान से, 4 इक्वल्स टू L इंटू बी है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन L, 4 बाय L इक्वल्स टू बी। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? भाई जरूर लिख सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करता हूं। यहां से मैं b की वैल्यू में 4 अपॉन l, ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो गया 4 अपॉन l, ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा l प्लस 4 अपॉन l। ठीक है, इस तरीके से आ गया। इस तरीके से ये मेरे पास जो है टर्म्स यहाँ पे आ गई हैं। अब देखना ध्यान से, मुझे क्या करना था, मुझे एरिया को मिनिमाइज करना था, मुझे एरिया ऑफ बॉक्स को मिनिमाइज करना था। तो अब मैं लेट कर रहा हूं, लेट ए बी द एरिया। ध्यान से देखना भाई, लेट ए बी द एरिया ऑफ बॉक्स। नजर जहां पे हटेगी वहां पे दुर्घटना घटेगी हटेगी। ठीक है, तो फोकस पूरा रखना। तो मैं ए लेट कर रहा हूं एरिया ऑफ बॉक्स को। अब एरिया ऑफ बॉक्स में एरिया ऑफ बेस भी आएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आएगा। एरिया ऑफ बेस क्या था भाई, ये रहा एरिया ऑफ बेस 4 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ठीक है, मीटर स्क्वायर भी चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे भी हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करने के पर्पज के लिए एक काम करते हैं, मीटर स्क्वायर में नहीं लिखता, मैं लास्ट में सीधा लिख दूंगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये एरिया ऑफ बेस आ गया, और प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये हम 4 इंटू L प्लस 4 अपॉन L, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो मेरे पास टर्म आ रही है, ये सिंगल वेरिएबल में है कि नहीं है? हाँ भाई सिंगल वेरिएबल में है, क्योंकि मैंने ऊपर ही कन्वर्ट कर लिया। देखो यहाँ पे b जो था ना, b को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ L ले आया मैं। ठीक है, तो मैं सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में मैं ऊपर ही कन्वर्ट करके आ गया उसको। तो अब कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल की टर्म में। अब मैं क्या करूंगा, dA अपॉन dL यहाँ पे निकालूंगा। तो ये जो 4 है इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन में, ये कोएफिशिएंट थोड़ी ना है हमारा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अगली बात, यहाँ पे प्लस एज इट इज आ गया। ये जो 4 है ये हमारा कोएफिशिएंट है, ये एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में L के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो L का डेरिवेटिव 1 आएगा। और यहाँ पे देखना 1 बाय L का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन L स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ पे ये जो 4 बाय L है ना, देखो ध्यान से, 4 बाय L को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1 बाय L, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और इस पूरे का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4 तो कोएफिशिएंट है, और 1 बाय L का डेरिवेटिव -1 बाय L स्क्वायर हो गया। इट मींस ये -4 बाय L स्क्वायर हो गया। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है डायरेक्टली लिख सकता था। अगर आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आती है बात है कि 4 बाय L का डेरिवेटिव -4 बाय L स्क्वायर होगा, तो डायरेक्टली लिखो। मैं उन बच्चों को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं जिनको समझ में कम थोड़ा सा आता है, जिन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर रखी है, उनको ये डिफरेंशिएशन में भी दिक्कत होगी। ठीक है, गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती होगी। और उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्रैक्टिस ही नहीं की है, प्रैक्टिस की ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की होगी, अपना मन जो है सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, खुद को ये जताने के लिए कि हमने पढ़ लिया, बट वो कोई ढंग से प्रैक्टिस उन्होंने की नहीं होगी। तो मेरे पास dA अपॉन dL आ गया भाई। ये मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं कि भाई ये क्या आया हमारे पास, ये इस तरीके से आ गया। अब भाई अगला स्टेप हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर था और ये, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है भाई, ये जो डिफरेंशिएशन आता है, जो dA अपॉन dL मेरे पास आया, इसको मैं 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करूंगा। तो 4 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन
एल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 हो गया। ये वाला 4 तो उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो 0 बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू आ गया 4 एल स्क्वेयर। या मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में क्योंकि दिक्कत होती है। तो ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब ये 1 तो इधर का इधर ही रहेगा, ये 1 तो इधर का इधर ही रहेगा, और ये माइनस 4 एल स्क्वेयर उधर जाके जो है पॉजिटिव हो जाएगा 4 एल स्क्वेयर, ठीक है, इस तरीके से 4 बाई एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे एल स्क्वेयर ही आएगा, इक्वल्स टू आ गया 4। एल की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2। अब भाई लेंथ कभी भी क्या नेगेटिव हो सकती है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर एल इक्वल्स टू 2 मीटर। तो लिखते हैं भाई लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पे हमारे पास लिखेंगे कि देयरफॉर एल इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 मीटर। तो भाई ये हमारा एल यहां पे हमने निकाल लिया, ये हमारा एल यहां पे निकल गया। अब ये एल की वैल्यू मुझे पता है, क्या मैं इस एल की वैल्यू को अगर यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं एल की वैल्यू को, तो क्या बी की वैल्यू निकल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है बी की वैल्यू निकल जाएगी। 4 बाई एल इक्वल्स टू बी था ना, तो एक काम करते हैं भाई, 4 बाई एल इक्वल्स टू बी था, तो मैं यहाँ पे एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं। तो भाई यहां पे लिखते हैं 4 बाई एल इक्वल्स टू बी था, ठीक है, ये मैं ऊपर से उठा के यहाँ पे ले आया, तो 4 बाई 2 इक्वल्स टू बी आएगा, इट मीन्स यहाँ पे 2 मीटर आ जाएगा। एक मिनट वेट करो भाई, थोड़ा सा ऐप ही क्लोज हो गई भाई। एक्चुअली ये लैपटॉप किसी और का है, मेरा नहीं है, तो यहाँ पे क्रैश हो जाता है बीच बीच में कभी कभार। मेरा लैपटॉप जो था उसमें पानी चला गया, तो वो रिपेयरिंग के लिए मैंने दे रखा है, 1-2 दिन लगेंगे अभी उस पाने में। तो आ जाओ भाई, दोबारा से यहां तक हो गया था, तो ये आ गया 2 मीटर इक्वल्स टू बी। तो हमारी जो ब्रेथ है वो भी कितनी आई है भाई, हमारी जो ब्रेथ है वो भी 2 मीटर ही आ गई, ठीक है, तो ब्रेथ भी हमारे पास 2 मीटर निकल करके आ गई, ये आ गई भाई ब्रेथ। अब भाई देखो हमारे पास एल भी आ गया, हमारे पास बी भी आ गया, क्या मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, मुझे एल भी पता है, मुझे बी भी पता है, क्या मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है। तो इधर देखना ध्यान से, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, हमने अभी ऊपर लिखा था एल इंटू बी, बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो एल इंटू बी होगा उसका एरिया, इट मीन्स 2 इंटू 2, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, इट मीन्स 4 मीटर स्क्वायर, ऊपर भी हमने लिखा था ये। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, ये भी लिख देते हैं अब यहाँ पे। तो ये हमने पढ़ा था 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। अब ये देखो ध्यान से, 2 तो वैसे का वैसे, एच की जगह 2 आ गया, एल की जगह भी 2 आ गया, बी की जगह भी 2 आ गया, तो ये हो गया 4 इंटू 4, इट मीन्स ये कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर। एरिया तो मीटर में ही होता है ना, एरिया तो मीटर में ही होता है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया और एरिया ऑफ बेस भी आ गया। अब क्वेश्चन में ना उसने ये बता रखा था, पूछा क्या था, मतलब उसने देखो ध्यान से, उसने पूछा था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। भाई हमें ये तो पता चल गया कि लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का एरिया कितना होगा, एरिया मिनिमम एरिया हमने निकाल दिया ना, तो अब उस एरिया के लिए अगर मैं कॉस्ट फाइंड आउट कर दूं तो वो मिनिमम कॉस्ट होगी कि नहीं होगी, वो मिनिमम कॉस्ट होगी, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ टैंक निकालते हैं, देखो भाई ध्यान से, कॉस्ट ऑफ टैंक निकालेंगे। तो इधर देखना, सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ बेस निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ बेस निकालूंगा। भाई बेस की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, बेस की कॉस्ट हमने यहाँ पे देखी थी क्वेश्चन के अंदर 45 थी क्या, नहीं 70 थी, 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर थी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर थी, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, उस हिसाब से भाई यहाँ पे लिखते हैं 4 मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया है बेस का, और इंटू 70 रुपीज, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं इंटू ₹70 पर
स्क्वायर मीटर, तो प्रत्येक स्क्वायर मीटर के जो है इतने रुपए लगेंगे। तो ये कितना हो गया भाई, टोटल हो गया ये 280 रुपए, 280 रुपए, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 280 रुपए। ऐसे ही अगर मैं कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स यहाँ पे निकालू, तो भाई वॉल्स का यहाँ पे हमारा खर्चा कितना होने वाला था, आई थिंक 45 रुपीज था ना, हाँ 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो मेरी वॉल्स हैं उनका एरिया है 16 मीटर स्क्वायर और 45 रुपीज का मेरा जो है 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का मेरा कॉस्ट है यहाँ पे। तो ये मेरे पास 16 इंटू 45 अगर मैं कर दूं तो ये आ जाएगा 720 रुपए, 720, ठीक है, 720 रुपीज। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक क्या होगी, तो भाई कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स, ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक। तो यहाँ पे इसका मतलब 280 रुपए और 720 रुपए को मैं अगर जोड़ दूं तो कितना, 1000 आएगा ना, ये 280 और 720 को जोड़ दूं तो हाँ 1000 रुपीज। सो दिस इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द टैंक, ठीक है, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द टैंक। तो ये हमारा आंसर निकल गया भाई यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल गया। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमारा एरिया है वो मिनिमम एरिया है, मिनिमाइज करना है एरिया को, तो जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन हमने कहाँ पे किया था, ये रहा हमारा सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं यहां से इसको मैं पिक कर लेता हूँ सिंगल डेरिवेटिव को, ठीक है, और इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे और जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इट मींस हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से भाई, तो लास्ट में अब मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। और यहां पे हम लोग जो है जो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट था वो मैंने ऊपर से पिक करके यहाँ पे लिख दिया है, ये आ गया हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव। तो मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूं, देखना डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना भाई, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर कितना आएगा भाई, 4 तो कॉफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से, जो -4 अपॉन एल स्क्वायर है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -4 इंटू 1 अपॉन एल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब -4 तो हमारा कॉफिशिएंट है, 1 बाय एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 बाय एल क्यूब। उम्मीद करता हूं कि ये आता होगा आपको। और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 अपॉन एल क्यूब हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे +8 अपॉन एल क्यूब हो जाएगा ये। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 4 इंटू 8, 32 डिवाइडेड बाय एल क्यूब। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 अपॉन एल की जगह वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, तो इस तरीके से क्यूब था 2 का क्यूब। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर क्या होगा भाई, 32 अपॉन 8 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर क्या होगा, 4 आ गया यहाँ पे। अब जो मेरा डबल डेरिवेटिव टेस्ट आया वो पॉजिटिव आया, इट मींस इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज पॉजिटिव, hence it is point of minima, it is point of minima। तो भाई ये हमारा 9th क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको जो है फिगर, क्वेश्चन पढ़ के आपको इमेजिन तो करना ही पड़ेगा ना कि उसने बोला क्या है, तो भाई वो आप अपने मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब 10th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो निकालते हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 10, आपको दिख रहा होगा भाई आपकी स्क्रीन पे। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के लिए जो है इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो 10th क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझेंगे पढ़ेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है कि द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के वेयर के इज सम कांस्टेंट। तो अभी तक की अगर मैं बात देखूं तो मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन जो मैं स्टार्ट करूंगा वहां पे मैं अभी तक की बात अगर मैं देखूं तो मैं उसको लिख लेता हूं। उसने बोला सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू ए, ठीक है, 4 इंटू साइड। तो वो कह रहे हैं इन दोनों का जो सम है वो के है। के क्या है, कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक चीज यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो पैरामीटर ऑफ सर्कल का मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। प्लस यहाँ पे उसने पैरामीटर शब्द यूज किया है बट सर्कल के लिए हम उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का सम, पैरामीटर ऑफ सर्कल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का सम जो है वो के इक्वल है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। और हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है भाई 2 पाई आर और प्लस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू ए माने साइड हमारी, ठीक है, और इक्वल्स टू के। तो ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं आगे उसने क्या बोला। वो कह रहा है प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज मतलब किसका एरिया, मतलब सर्कल का एरिया और स्क्वायर का भी एरिया, ठीक है। तो प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज मतलब सम ऑफ देयर एरियाज मतलब सर्कल और स्क्वायर के एरिया का सम, सर्कल का और स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका सम इज लीस्ट मतलब मिनिमम व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द बेस। साइड ऑफ द स्क्वायर माने ए, साइड ऑफ द स्क्वायर माने ए इज डबल द रेडियस ऑफ द बेस मतलब इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2r। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अगर प्रूव दैट द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है भाई। और ये चीज प्रूव करने के लिए हमें किस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल को। तो यहां पे लिखते हैं भाई, यहां पे लिखते हैं लेट ए बी द combined area of square and circle, ठीक है। let a be the combined area of square and circle, so therefore a equals to क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो उसने यही तो बोला। वगैरह प्रूव दैट द सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। देयर का मतलब क्या है यहाँ पे स्क्वायर एंड सर्कल। वो बोल रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल मतलब कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल की यहाँ पे बात चल रही है। वो कह रहा है उसको क्या कर दो, मिनिमाइज कर दो और प्रूफ करके बताओ कि a इक्वल्स टू 2r है। अब बात यहाँ पे ये है कि मुझे ये जो कंबाइंड एरिया है इसको मुझे मिनिमाइज करना है और मिनिमाइज करने के लिए मुझे इस पूरे क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करूंगा भाई, गिवन इन्फॉर्मेशन की सहायता से करूंगा, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मुझे। तो यहां से मैं एक काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा कि भाई ये जो 4a है इसको तो मैं इधर का इधर ही रहने दे रहा हूं और ये वाली क्वांटिटी जो है इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो k माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, k माइनस 2 पाई आर और a की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा k माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। तो ये मैंने यहां से जो है a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये जो a की वैल्यू है ये मैं यहाँ पे नीचे सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। तो a की जगह मैं लिखता हूं k माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर है भाई, ध्यान देना होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर है ना और प्लस क्या है पाई आर स्क्वायर, तो वो एज इट इज रहेगा। तो अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ये जो k था ये तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन था k इज कांस्टेंट। तो बाकी जितनी भी टर्म्स बची हैं वेरिएबल क्या है r के अलावा और कोई वेरिएबल अब आपको नहीं दिखेगा।
अब क्या करना है भाई, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, बट डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, k माइनस टू पाई आर का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने। बस इतना सा ही मैं यहाँ पे जो है सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा, तो ध्यान से देखना, डी अपॉन डी आर। भाई ये जो 1/16 है, देखो मैं इस पर एक काम और करता हूँ कुछ बच्चों को, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये जो 16 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/16, और इनटू में मैं ऐसे लिख सकता हूँ k माइनस टू पाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब ऐसे कैसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से आपको ये लिख के दिखा दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर कैसे निकालेंगे। भाई देखो 1/16 तो कॉफिशिएंट है, और इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है हमको। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब 2 - 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव करेंगे, इन टर्म्स का डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाली टर्म्स का। तो यहाँ पे अगर मैं अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव करूंगा, तो k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और माइनस टू पाई आर का डेरिवेटिव माइनस टू पाई हो जाएगा, क्योंकि आर का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 पाई कॉफिशिएंट है हमारा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। अब ये जो प्लस है ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर हो जाएगा। पाई हमारा कॉफिशिएंट है, पाई तो एज इट इज रहेगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे ये जो 2 है, इससे मैं 16 को कैंसिल करूंगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास टर्म्स आई हैं, ये क्या हो गया 1/8, और यहाँ पे हो गया k माइनस टू पाई आर इंटू क्या हो गया माइनस टू पाई, और प्लस 2 पाई आर। ये जो माइनस 2 पाई है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ इसका, ठीक है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अभी नहीं भी करूंगा तो चलेगा, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ, देखो डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ k माइनस टू पाई आर इंटू माइनस टू पाई डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना। इस 1/8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस 2 पाई आर। अब मेरे पास डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, पुट करना पड़ेगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0। तो सब्सटीट्यूट करते हैं भाई 0 के इक्वल इसको, तो यहाँ पे बचेगा k माइनस टू पाई आर इंटू माइनस टू पाई डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 0 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। देखो ये जो माइनस टू पाई ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा k के साथ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू पाई k, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली टर्म के साथ, ठीक है, माइनस टू पाई आर के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर आर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 8 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 पाई आर, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो अब क्या करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि भाई एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस टू पाई के प्लस 4 पाई स्क्वेयर आर, और प्लस एलसीएम हमारा पूरा क्या आने वाला है 8 आने वाला है ना, तो 8 इंटू टू यहाँ पे 16 पाई आर हो जाएगा, ठीक है ये, और इक्वल्स टू 0। ये 8 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो टर्म्स बची है, मैं उनको एक बार यहाँ पे आपके लिए जो है लिख के दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास जो बची कुछ टर्म्स थी वो यहाँ पे आ गई। अब एक काम करते हैं भाई, ये वाली जो टर्म्स है इनको मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूँ। तो 4 पाई स्क्वेयर आर प्लस 16 पाई आर, ये इधर ही है, और ये वाली टर्म को मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ये वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी 2 पाई के। अब सॉल्व कैसे करना है, तो भाई मैं क्या करूंगा, k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले k की वैल्यू क्या थी 2 पाई आर प्लस 4a, ठीक है, ये थी ना हमारी k की वैल्यू। तो मैं ये वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करूंगा। k जहां पे मैंने लिखा हुआ है, k की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई आर प्लस 4a, ठीक है। तो लिखते हैं भाई k की जगह 2 पाई आर प्लस 4a लिखेंगे, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। तो ये 2 पाई तो वैसे के वैसे, और k की जगह 2 पाई आर प्लस 4a
ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो इससे क्या होगा, ध्यान देना, 4 पाई स्क्वेयर आर प्लस 16 पाई आर इक्वल्स टू, इस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ध्यान दो 2 पाई इंटू 2 पाई आर, तो 4 पाई स्क्वेयर आर हो गया, 2 पाई इंटू 4a, तो ये हो गया 8 पाई a। अब ये 4 पाई स्क्वेयर आर से 4 पाई स्क्वेयर आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 16 पाई आर इक्वल्स टू 8 पाई a, सॉरी a, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 से 16 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये हो गया 2r इक्वल्स टू a। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यही चीज उसने प्रूफ करने के लिए बोली थी कि नहीं बोली थी? उसने बोला था साइड जो है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डबल द रेडियस ऑफ बेस। देखो ऊपर मैंने यही चीज तो आपको लिखवाई थी, ठीक है, यही चीज तो मैंने लिखवाई थी, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। लैंग्वेज भी पढ़ लो क्वेश्चन में, उसने क्या बोला था, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द, सॉरी बेस नहीं, सर्कल, ठीक है, सर्कल, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी, हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, तो लिखते हैं यहाँ पे, हेंस साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहां पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमें करके दिखाना पड़ेगा भाई, जो सिंगल डिफरेंशिएशन हमने किया था इसका मुझे दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं इसको यहां से पिक कर लेता हूं भाई, जो सिंगल डेरिवेटिव मैंने किया था। एक काम करते हैं, इस वाली फॉर्म में मैं इसको पिक कर लेता हूं, ठीक है। इस वाली फॉर्म में क्या, मैं इसको इसी फॉर्म में पिक करता हूँ, चलो। तो ये मैं यहां से जो है कॉपी कर लेता हूं भाई नीचे, तो ये हमारा आ गया सिंगल डेरिवेटिव। तो ये आ गया भाई हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव, और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो देखना भाई, ध्यान से देखना, सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, dA अपॉन dr, dA अपॉन dr एज इट इज रख रहा हूं मैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो -2 पाई है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, देखो -2 पाई को मैं आगे लिख रहा हूँ, और अपॉन 8, ये वाला 8, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में k -2 पाई r। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है ना सब कुछ, और प्लस 2 पाई r, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, तो देखो ध्यान से, dA अपॉन dr एज इट इज। मैं सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि मुझे डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम ना हो। इस वाली पूरी टर्म में से और इस वाली टर्म में से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लेते, ठीक है। 2 कॉमन ले या ना ले, 2 कॉमन लेंगे तो 8 नहीं आएगा, नहीं नहीं लेते, ठीक है, ये तो 8 कॉमन नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसको सीधा इससे काट देते हैं, यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये -π/4 हो जाएगा, और ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। बस इतना ही सिंप्लीफाई करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं करता हूं डबल डेरिवेटिव, तो देखो ध्यान से, d² a अपॉन dr², भाई ये तो हमारा कॉफिशिएंट है -4 पाई, k जो है ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। -2 पाई r का डेरिवेटिव करूंगा तो -2 पाई आ जाएगा क्योंकि r का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2 पाई r का डेरिवेटिव करूंगा तो 2 पाई आ जाएगा क्योंकि r का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो ध्यान से, d² a अपॉन dr² इक्वल्स टू क्या था, माइनस, ये जो -π/4 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर -2 पाई से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का हमारा 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। यही टर्म्स आएंगे हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ, तो d² a अपॉन dr², तो ये आएगा π² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 पाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी टर्म जो हमें यहाँ पे दी गई है, क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है, बिकॉज पाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या 3.14
एज द केस में बी, जो भी हम वैल्यू लेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, मतलब सॉरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज पॉजिटिव, हेंस इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो यही चीज तो करनी थी, ये मिनिमम पॉइंट है हमारा, देखो मिनिमाइज तो करना था उसको, लीस्ट बोला था ना उसने, मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ेंगे भाई, आगे 11th क्वेश्चन करेंगे और फिर 12th करेंगे। सबसे पहले 11th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से भाई क्वेश्चन को देखना आप लोग, समझना और सॉल्व करने का तरीका भी देखना उसका। यहां पे हमें कहा गया कि अ विंडो, विंडो माने खिड़की, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। वो कह रहा है एक विंडो है रेक्टेंगल की फॉर्म में, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में विंडो है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। वो कह रहा है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में विंडो है, तो रेक्टेंगल की फॉर्म में यहाँ पे विंडो बना देते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल की फॉर्म में एक विंडो बना दी मैंने। वो कह रहा है आगे देखते हैं, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग। इसका मतलब ये जो हमने अभी यहाँ पे, ये जो हमने अभी यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, इसके ऊपर इस तरीके से एक सेमी सर्कल हमारा जो है, आपको ढंग का सर्कल बना के दिखाता हूं। तो 1 मिनट आप वेट करो भाई। चलो जी, तो ये इस तरीके से होगा। और यहाँ पे ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो बात को समझना है यहाँ पे। मैं इसको मिटा ही देता हूँ, चलो ये इतना हो गया। और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। वो इस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखना भाई ध्यान से, दोबारा देख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वो क्या बोल रहा था उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो वो कह रहा है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल ओपनिंग। सरमाउंटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो है एक सेमी सर्कल ओपनिंग है। तो एक विंडो है रेक्टेंगल की फॉर्म में और उसके ऊपर सेमी सर्कल, इस तरीके से सेमी सर्कल ओपनिंग यहाँ पे हमें दी गई है। तो ये विंडो है हमारी इस तरीके की। आगे वो कह रहे हैं द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल जो इस विंडो का जो पैरामीटर है वो 10 मीटर। पैरामीटर क्या होता है, साइड्स। तो साइड्स की जो लेंथ होती है उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो मतलब ये जितनी भी साइड्स है ना, ये सारी देखो ये, ठीक है। ये तो कह रहे हैं ये जो साइड्स हैं इनका अगर मैं सम कर लूं, ये तो सर्कल ही बन गया। ये जो साइड्स हैं ये सारी साइड्स, ठीक है, ये साइड्स। तो वो जो बाउंड्री है, मतलब जो बाउंड्री है विंडो की, वो कह रहा है वो जो बाउंड्री है ना उसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर की लेंथ है। मतलब पैरामीटर ऑफ विंडो कितना है, 10 मीटर। आगे वो कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो वो कह रहा है भाई डायमेंशंस निकालो विंडो की, और वो कह रहा है ताकि जो विंडो है उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लाइट जो है वो एडमिट हो पाए, मैक्सिमम लाइट एडमिट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो देखेंगे भाई ध्यान से। तो फोकस करेंगे भाई, पूरा का पूरा फोकस करेंगे। क्वेश्चन भी अभी तक समझ में कंप्लीट नहीं आया होगा तो देखना भाई ध्यान से। सबसे पहले तो उसने जो ये विंडो की बात की थी ना, मैं इसकी ये जो साइड है ना, इसकी मैं लेंथ x ले लेता हूँ, ठीक है।
और ये वाली जो साइड है इसको y ले लेते हैं, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ x ले लिया मैंने और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है उसको y ले लिया। अगर मैं रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको x लूंगा तो ये जो मेरा सेमी सर्कल है इसका इसका जो ये जो रेडियस होगा यहाँ तक, जो ये रेडियस होगा यहाँ तक, ये x/2 होगा कि नहीं होगा? ये x/2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि जो मेरा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल होगा वो क्या होगा? x/2 होगा। मैं ये सारी बातें लिखता हूं। सॉल्यूशन देखो, लेट x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी जो लेंथ है उसको मैंने x मान लिया। देयरफॉर द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग विल बी x/2। तो इसलिए वो जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है उसकी जो रेडियस है वो कितना होगा? x/2। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बात समझना, ये x/2 कैसे आया? कुछ बच्चों को हो सकता है अभी भी समझ ना आया हो, मैं बताता हूँ भाई। ये पूरी की पूरी देखो, रेक्टेंगुलर है तो अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होती है? इक्वल। अगर ये वाली साइड x है तो ये भी पूरी x होगी ना, ये पूरी साइड अगर मैं बोलूँ तो ये x होगी। ठीक है, ये पूरी साइड x होगी। अब मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ तो रेडियस का मतलब तो ये जो पूरी साइड है इसका आधा पार्ट तो मतलब ये अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं तो ये मेरा ये सेमी सर्कल जो है इसका रेडियस आ गया x/2। ठीक है, इसका रेडियस आ गया x/2 और लेट करेंगे y बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी ब्रेथ को हमने y लेट किया, मतलब ये वाला हिस्सा भी y होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको जो है मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि मैंने अभी तक क्या क्या किया। अब क्वेश्चन में ना एक चीज गिवन थी। क्या गिवन था क्वेश्चन में? ना वो जो विंडो है उसका पैरामीटर गिवन था। देखो, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, है ना, ये गिवन था। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो क्या है? टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो क्या है? 10 मीटर। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब टोटल पैरामीटर कैसे आया होगा? तो भाई देखो ध्यान से, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड और प्लस ये वाली साइड। ठीक है, ये पूरी साइड अगर मैं ये सारी साइड जोड़ दूं तो मेरे पास पैरामीटर ऑफ विंडो आया होगा। तो पहले तो ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड, तो ये y आ गया। फिर ये वाली साइड तो ये आ गया प्लस में x। फिर ये वाली साइड ये आ गया प्लस में y। और अब ये वाली साइड ये क्या है भाई? ये क्या है? ये सर्कल, जो सेमी सर्कल है ना हमारा, ये उसका पैरामीटर है। सेमी सर्कल का पैरामीटर भाई सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का पैरामीटर क्या होता है भाई? 2πr। तो अब सेमी सर्कल की अगर मैं बात करूं, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल तो आधा होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होना चाहिए? πr। और r की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए? r की जगह x/2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? x/2 आना चाहिए, क्योंकि r यहाँ पे हमारा x/2 है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्लस πx/2 इक्वल्स टू 10। दोबारा देख लो, दोबारा से एक बार देख लेना। ये वाली साइड इसकी लेंथ y थी तो मैंने यहाँ पे y लिखा। उसके बाद प्लस ये वाली साइड इसकी लेंथ x थी तो मैंने x लिखा। उसके बाद ये वाली साइड की लेंथ y थी तो मैंने y ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे ये वाली साइड चाहिए थी, ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है, ठीक है, मुझे ये चाहिए थी। सेमी सर्कल बनाया ना यहाँ पे, तो मुझे बाउंड्री चाहिए थी उसकी, सेमी सर्कल की। तो मुझे इतना पता है कि भाई सर्कल का पैरामीटर 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का आधा होगा तो πr होगा। तो πr मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, बट r की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी? x/2। तो पाई इंटू x/2, तो पाई x/2 तो मैंने यहाँ से लिख दिया ये पाई x/2।
और ये टोटल पेरीमीटर मुझे गिवन है कितना है 10, ठीक है ना, 10 मीटर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस पाई एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 10। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। अब देखते हैं करना क्या है भाई, करना क्या है। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन भी ढंग से समझ नहीं आया होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, पूरा एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन के कहां तक की बातें समझ में आ गई है। यहाँ पे लिखा है कि अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल ओपनिंग। ये तो पूरी बात समझ में आ गई कि एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है और सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल ओपनिंग है, मतलब वो इस तरीके की दिखती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको लेंथ, ब्रेथ और जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस को जो है मैंने आपको लेट करके बता दिया कि मैंने क्या क्या लेट किया है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे उसने बोला कि जो टोटल पेरीमीटर है ना विंडो का वो 10 मीटर है, तो आपको पेरीमीटर, अब पेरीमीटर में ये मत ले लेना, ये जो बीच में जो लाइन जा रही है ना इसको मत ले लेना। पेरीमीटर का मतलब होता है सिर्फ बाउंड्री, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री। तो बाउंड्री की जो लेंथ थी उसमें एक तो ये वाली आ जाती है, ये y आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया, और फिर ये जो सेमी सर्कल होता है, ये जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल की जो बाउंड्री है वो भी आएगी। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई सर्कल का जो पेरीमीटर है वो 2 पाई होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई होता है। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब पाई आर हो जाएगा। और आर की वैल्यू क्या है x/2, तो पाई x/2 यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। यहाँ तक की बात आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। आगे की बात जो है ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आंसर भी निकल जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या है आगे। हमें बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। डायमेंशंस में यहाँ पे है ही क्या, डायमेंशंस में तो यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ है, और है ही क्या, और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। जो विंडो है, विंडो जो है उसके अंदर डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगुलर विंडो है। अगर रेक्टेंगुलर विंडो है तो रेक्टेंगल की डायमेंशन तो भाई सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। तो अगर फाइंड द डायमेंशंस, मतलब एल और बी वो पूछ रहा है आपसे, एल और बी निकाल के बताना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ताकि उसकी जो होल ओपनिंग है ना उससे मैक्सिमम लाइट अंदर आ पाए। मतलब ये एरिया जो है, ये जो एरिया है इस पूरे एरिया से मैक्सिमम लाइट अंदर आ पाए, और ये जो एरिया है जितना मैक्सिमम होगा उतनी ज्यादा लाइट इसके अंदर आ पाएगी। मतलब मुझे एरिया ऑफ विंडो को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। भाई बात समझ में आ रही है, जितना मैक्सिमम एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट एडमिट कर पाएगी उस होल विंडो के थ्रू। तो मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ विंडो को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, और डायमेंशंस निकाल के बतानी है, एल और बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बतानी है। तो देखो भाई ध्यान से, एरिया ऑफ विंडो की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ विंडो में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल आएगा, है ना। ये दो तरह के एरियाज है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूंगा तो एरिया ऑफ विंडो आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई ध्यान से, लेट करेंगे, थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं लेट करेंगे, लेट ए बी द एरिया ऑफ विंडो। विंडो का जो एरिया है उसको हम लोग ए लेट कर लेते हैं, ए। तो ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एल इंटू बी प्लस जो हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैं दोबारा बताता हूँ ये एरिया ऑफ विंडो कैसे आया भाई, एरिया ऑफ विंडो कैसे आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का कितना होगा, आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारे पास आया। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला। अब बात यहाँ पे ये कि जो एल इंटू बी मैंने लिखा ना, इसको मैं एक्स इंटू वाई लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने ना लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई लेट किया हुआ है, तो एक्स इंटू वाई आएगा यहाँ पे। और जो मैंने आर लिखा ना यहाँ पे, आर की जगह में क्या लिखूंगा, x/2 लिखूंगा, क्योंकि भाई आर को भी मैंने यहाँ पे x/2 लेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, पाई आर स्क्वायर बाय 2 था ना ये, तो पाई बाय 2 तो एज इट इज रहने देते हैं। आर स्क्वायर जो था उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, आर स्क्वायर की जगह x/2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। या मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख के बताता हूँ, देखो मैं पूरा मिटाता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा देख लो। ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई, और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो पाई आर स्क्वायर, आर माने एक्स बाय टू का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है। अब एक काम और करेंगे यहाँ पे, एक काम और करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा पहले तो, और ये पूरा का पूरा मुझे सिंगल वेरिएबल की टर्म में लेके आना है। यहाँ पे ना देखो एक्स और वाई दो वेरिएबल है मेरे पास, तो मुझे सिंगल वेरिएबल की टर्म में लेके आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो वो काम मैं फिर भी बाद में करूंगा, थोड़ा सा मैं अभी ये वाली टर्म जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो देखना ध्यान से, इस वाली टर्म को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ये पाई एज इट इज, ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये जो पूरा है ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो नेक्स्ट स्टेप में देखना ध्यान से, एक्स वाई एज इट इज प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये रेसिप्रोकल हो गया, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस यहाँ पे हो गया हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये टर्म्स आ गई है हमारे पास। अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं गिवन इन्फॉर्मेशन का सहारा लूंगा, ये वाली गिवन इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू मैं उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। तो देखना ध्यान से, अभी मैं ये 2y इधर का इधर ही रहने दे रहा हूँ, और अपोजिट साइड पे ये वाली और ये वाली टर्म ले जाऊंगा, तो उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएंगी दोनों। तो 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाय 2, ठीक है, ऐसे हो गया। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी और चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या होगा, मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 माइनस एक्स बाय 2 और माइनस पाई एक्स बाय 4 हो जाएगा ना, सभी से 2 को डिवाइड कर दिया मैंने। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया 5 माइनस एक्स बाय 2 और माइनस पाई एक्स बाय 4। तो इस तरीके से टर्म्स आ गई है मेरे पास, y की वैल्यू निकाल ली मैंने। ये y की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, तो देखो ध्यान से, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स बाय 2, तो लिखते हैं भाई 5 माइनस एक्स बाय 2, और माइनस और क्या था यहाँ पे, पाई एक्स बाय 4, तो पाई एक्स बाय 4 और प्लस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज। अब ये आपको सिंगल वेरिएबल की टर्म में मिल गया होगा, है ना, पूरा का पूरा एक्स की टर्म्स में है। यहाँ पे पाई तो हमारा कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट होता है वो तो, ठीक है हमारा, और जितनी भी टर्म्स है वो सारी हमारी यहाँ पे कॉफिशिएंट ही है बाकी, ठीक है, कांस्टेंट या कॉफिशिएंट है, इसका मतलब सिंगल वेरिएबल है। अब ये एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और प्लस यहाँ पे हो गया पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब क्या करेंगे, सिंगल टर्म में आ चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी ए डिवाइडेड बाय डी एक्स क्या आएगा, 5x का डेरिवेटिव आ गया 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और डिवाइड बाय 2 वैसे का वैसे, वो हमारा कॉफिशिएंट है, माइनस पाई तो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 पाई एक्स हो गया डिवाइडेड बाय 4 हमारा कॉफिशिएंट है एज इट इज, प्लस ये हो गया 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इस तरीके से टर्म्स आ गई है हमारे पास। अब देखना ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। तो क्या क्या टर्म्स बची हैं उसको लिख लेते हैं, डी ए बाई डी एक्स क्या आ गया, 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाय 2 और प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास पाई एक्स बाय 4, ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास आ गई। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप अपना फॉलो करना पड़ेगा। तो पुट करेंगे यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाय 2 और प्लस पाई एक्स बाय 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो देखना ध्यान से,
यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो पाई एक्स वाली टर्म है, ये भी पाई एक्स वाली टर्म है, इनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, एक साथ रखें या ना रखें, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ एक काम करते हैं, ये दोनों टर्म्स देखो नेगेटिव है, तो इनको अपोजिट साइड ले जाते हैं और पॉजिटिव वाली टर्म्स को यहीं पे रखते हैं। तो ये हो गया इस तरीके से, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्म्स थी उनको एक तरफ रख लिया मैंने, और जो नेगेटिव टर्म्स थी उनको दूसरी तरफ ले गया, और वहां पे जाके वो पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करेंगे कि मैं एलसीएम लेता हूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ये हो जाएगा 20 प्लस पाई एक्स, यहाँ पे 2 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2x प्लस पाई एक्स। इसको अगर मैं इससे काट दूं तो 2 बचेगा यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू समथिंग वही टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी, 20 प्लस पाई एक्स ही रहेगा। और 2 को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2x 4x, और 2 इंटू पाई एक्स, तो 2 पाई एक्स हो गया ये। ठीक है, अभी देखो ये पाई एक्स वाली टर्म्स जो है ना, इनको एक तरफ ले जाऊंगा और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाऊंगा। तो यहाँ पे 20 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x इधर आके नेगेटिव हो गया, और 2 पाई एक्स माइनस पाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो 20 माइनस 4x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, पाई एक्स हो गया। यहाँ पे x वाली टर्म ये भी है, ये भी है, इन दोनों को एक तरफ ले जाता हूं मैं। ठीक है, दोनों x वाली टर्म्स है ये। तो 20 इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई एक्स प्लस 4x। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x हमारी लेंथ है, भूलना मत, और लेंथ उसने फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है क्वेश्चन में, डायमेंशंस निकालने के लिए बोला उसने। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। तो 20 अपॉन पाई प्लस 4 इक्वल्स टू x आ गया। तो भाई एक डायमेंशन तो हमारी निकल चुकी है, हमने क्या किया, हमने लेंथ निकाल दी। तो जो हमारी जो रेक्टेंगुलर विंडो थी उसकी लेंथ ये होगी हमारी। अब हमें ब्रेथ मतलब y निकाल के बताना है, तो y की वैल्यू तो इजीली निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से, यहां से निकल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो x तो निकल चुका है, अब हम निकालेंगे y। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो देखना भाई ध्यान से, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ। अब हम क्या करने वाले, अब हम क्या करने वाले हैं कि जहां जहां x था वहां वहां x की वैल्यू क्या है भाई, ये रही। ठीक है, 20 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये हो गया 20 अपॉन पाई प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे, माइनस पाई वैसे का वैसे, x की जगह 20 अपॉन पाई प्लस 4 और अपॉन 4 वैसे का वैसे। अब इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, तभी निकलेगी वैल्यू। तो देखो ध्यान से, सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये वाला 5 एज इट इज माइनस एज इट इज 20 अपॉन पाई प्लस 4 एज इट इज, ये वाले 2 के नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो इंटू 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ये मल्टीप्लीकेशन में है ये सब। ठीक है, तो उसको समझना आप लोग, यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर माइनस, यहाँ पे भी ध्यान देना, पाई एज इट इज इंटू में 20 अपॉन पाई प्लस 4 एज इट इज, और ये 4 के नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये 1/4 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो y इक्वल्स टू क्या हुआ, 5 माइनस, ये आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 1 20, और ये हमारे पास हो गया, काट ही देते हैं ना, 20 इंटू 1 क्यों करना है, इसको 2 से काट देते हैं तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, तो हो गया 10 अपॉन पाई प्लस 4। ऐसे ही मैं इसको 20 से काटूंगा, 5 बचेगा, तो ये 5 पाई हो जाएगा। ठीक है, 5 पाई अपॉन कितना होगा, पाई प्लस 4, पाई प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, इस पूरे का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, पाई प्लस 4, तो यहाँ पे 5 इंटू क्या होगा, पाई प्लस 4 माइनस 10 माइनस 5 पाई। तो देखो भाई ध्यान से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 को अंदर, तो 5 पाई प्लस 20 माइनस 10 माइनस 5 पाई। ठीक है, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, पाई प्लस 4। 5 पाई से 5 पाई कैंसिल, 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10, तो ये हो गया 10 अपॉन पाई प्लस 4।
तो ये हमारे पास सेकंड वाला जो डायमेंशन था वो आ गया हमारे पास, ब्रेथ आ गई है उस रेक्टेंगल की, ठीक है। तो वी हैव फाइंडेड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दैट रेक्टेंगुलर विंडो, ठीक है। इसके अलावा और कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं है। तो हेंस लेंथ ऑफ विंडो दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना, 20/π+4, ठीक है। और ये हमारा मीटर में आएगा, किस तरीके से आएगा, देखो उसने सेंटीमीटर यूज किया था या मीटर यूज किया था, मीटर यूज किया था ना, तो मीटर में रहेगी ये लेंथ, ठीक है। तो इसको मैं मीटर लिख देता हूं इसके साथ, ये मीटर हो गया। एंड ब्रेथ ऑफ विंडो दैट इज y इक्वल्स टू क्या आ गया, 10/π+4 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी डायमेंशंस निकल गई हैं। हेंस तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वी हैव फाइंडेड द डायमेंशंस, देयरफॉर दीज आर द डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशंस तो निकाल दी। अब क्या करना है भाई, अब हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ सब सही चल रहा है, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करेंगे, जो सिंगल डेरिवेटिव था इसको उठा लेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ भाई, सिंगल डेरिवेटिव, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव था। तो इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज हमने मैक्सिमाइज यहाँ पे किया ना, मैक्सिमाइज करना था हमें यहाँ पे, मैक्सिमम एरिया हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अब हम कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो भाई इधर देखो ध्यान से, d²a/dx² कैसे निकलेगा, 5 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, x का डेरिवेटिव आ गया 1, और माइनस यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा π/2, और प्लस यहाँ पे π/4, ठीक है ना, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो अब देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो d²a/dx² इक्वल्स टू क्या आएगा, ये होगा -1, और इन दोनों का ना एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 4, ठीक है। इन दोनों को अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -π, तो -2π हो गया, और प्लस क्या हो गया, पाई हो गया। तो ये हो गया d²a/dx² इक्वल्स टू -1, और ये हो गया -π/4। भाई ये भी क्वांटिटी नेगेटिव है, ये भी क्वांटिटी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा। इसका मतलब जो आंसर आया वो पूरा का पूरा नेगेटिव ही आया, d²a/dx²। तो यहां लिखेंगे सिंस द डबल डेरिवेटिव टेस्ट is negative, hence it is point of maxima, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था हमारा 11th क्वेश्चन था मिसलेनियस का, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानना, पेपर में काफी बार आ रखा है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस में करा रहा हूं ना, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम में आए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम करेंगे आज का अपना आखिरी क्वेश्चन जो था 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो इसको अच्छे से देखना भाई, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। यहाँ पे हमें क्या क्या कहा गया है पहले वो पढ़ लेते हैं भाई। उसने बोला कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल is at a distance of A and B from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is this. तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाता हूं। मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपके लिए जो है ड्रॉ करता हूँ। तो देखना ध्यान से, फिगर जो है इसको अच्छे से समझना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे फिगर को, ठीक है, ताकि थोड़ा समझ में आए। एक मिनट रुको। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सारे बच्चों को ये नहीं आता, ठीक है, मतलब करने के बाद भी मतलब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, तो देखना भाई ध्यान से। ये मैंने हाइपोटेन्यूज बना दी और यहाँ पे मैं इसका बेस ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया। ABC नाम दे देते हैं इसको, ABC नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, ABC नाम दे दिया। अब उसने बोला क्या था क्वेश्चन में, वो कह रहा है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। एक हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है। अब उसने बोला क्या है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A and B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो कह रहे जो पॉइंट है ना, इसका साइड से, जो ट्राइंगल की साइड्स से जो डिफरेंस है वो A और B है। इस पॉइंट का इस ट्राइंगल की साइड्स से जो डिस्टेंस है वो A और B है। अब यहाँ पे ना बच्चे देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो A है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B है। तो भाई ये कोई साइड नहीं है, ये कोई साइड नहीं है। A और C जो पॉइंट है ये कोई साइड थोड़ी ना है, ठीक है, ये कोई साइड्स थोड़ी ना है हमारी। साइड्स तो भाई ये वाली होती है, ये AB एक साइड है, AC एक साइड है, BC एक साइड है। तो वो जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। देखो ध्यान से, इस पॉइंट का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसकी बात चल रही है। और दूसरी वाली साइड से जो इसका डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो उसको मैं आपको ढंग से ड्रॉ करके बताता हूँ। तो इस वाले डिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा। एक काम करते हैं, जो पॉइंट था इसको हम ABCD मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा D पॉइंट हो गया, ये हमारा D पॉइंट हो गया। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो, यहां से लेके यहां तक की बात, ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन थी ना हमारी, यहां से लेके यहां तक की, वगैरह अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, ये वाले पॉइंट की बात चल रही है, D पॉइंट की। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A and B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब वो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ABCD इसको E नाम दे देते हैं, इसको F नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को E नाम दे दिया, इस पॉइंट को F नाम दे दिया। अब वो कह रहा है क्या करना है, वो कह रहा है शो करना है। क्या शो करना है? शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, देखो ध्यान से, ये जो लेंथ है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल बोलते हैं इसको, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है ना आपको, स्लैंट हाइट होती है ये। वो कह रहे द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। वो कह रहे जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है ना, वो ये है, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3, इस पूरे की पावर कितनी, 3/2। वो कह रहे ये प्रूव करो कि L इक्वल्स टू क्या है, ये है, ये चीज निकालनी है हमको। तो अब ये चीज कैसे होगी भाई, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है उसको मिनिमाइज करना है और लेंथ की वैल्यू ये वाली निकाल के भी बतानी है। दो काम करने हैं, लेंथ को मिनिमाइज करना है, तो मतलब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट जब करेंगे तो वो जो लेंथ है उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आएगा, मिनिमाइज करना है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगली बात वो बोल रहे हैं कि एल जो है ना, एल ये है, ये निकाल के बताओ। शो दैट द लेंथ इज दिस, ठीक है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस, मतलब वो जो स्लैंट हाइट है वो इसके इक्वल है, ठीक है, ये भी चीज हमें निकाल के बतानी है यहाँ पे। अब भाई करेंगे कैसे, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से, ये वाली जो साइड है इसकी उसने लेंथ A बता रखी है और ये वाली साइड की B बता रखी है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना चीजें। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज एट द डिस्टेंस ऑफ A and B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये हमें पता चल गया। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको थीटा लेट कर रहा हूँ, ये थीटा है, और ये सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, तो ये भी सेम हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, सेमी वर्टिकल एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये दो अलग अलग ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल AED और ट्राइंगल DFC, तो इनके जो सेमी वर्टिकल एंगल्स हैं वो क्या होंगे,
इक्वल होंगे, तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये हम अभी तक हम सिर्फ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हमने कुछ भी काम नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ फिगर ड्रॉ की है और कोई काम हमने अभी तक नहीं किया। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे तो देखना भाई, ध्यान से ध्यान देना भाई। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बात करूंगा वो करूंगा लेंथ की, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज की, क्योंकि उसने लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हमसे मांगी है ना, और हमें मिनिमाइज भी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को करना है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ रहा हूं और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट एल बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है उसको एल, स्लैंट हाइट को हम एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को स्लैंट हाइट बोलते हैं और एल से ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एल है ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ए सी, ए सी, ए सी, ठीक है। ए सी जो है ये हमारी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू क्या है, ए सी है। देखो ध्यान से, ए सी, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो ए सी है ना ये किसके इक्वल है, देखो ध्यान से, ए सी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी डी सी या फिर सी डी प्लस डी ए, ठीक है। सी डी, एक तो ये लेंथ हो गई और प्लस डी ए, ठीक है, डी ए, तो सी डी प्लस डी ए। ए सी को मैं लिख सकता हूँ सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं ये सर्कल हटा देता हूँ, फालतू की चीजें हटा देते हैं। अब क्या करना है भाई, अब मुझे ये सी डी की वैल्यू निकालनी है और ये जो डी ए है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालूंगा भाई, फोकस पूरा करना है, यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले मैं ट्राइंगल डी एफ सी की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल डी एफ सी, ठीक है। तो फोकस करना है इस ट्राइंगल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल डी एफ सी। तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, फोकस करो। इस ट्राइंगल के अंदर हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, डीसी, ठीक है, डीसी हमारी। अच्छा हाँ, एक बात और, मेरा थीटा ये है, मैं इस थीटा का ना साइन निकालूंगा यहाँ पे, साइन थीटा निकालूंगा मैं यहाँ पे। कैसे निकालूंगा, ध्यान देना, साइन थीटा, थीटा जो मेरा एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है ये मेरा क्या होता है, हमेशा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ठीक है। इतनी बात को समझना प्लीज, इतनी बात को अच्छे से समझना। अब मैं इस थीटा का साइन निकालने वाला हूं इन ट्राइंगल डी एफ सी। साइन थीटा क्या होगा, तो ध्यान से देखना साइन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है भाई, हमने पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहां पे ये साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो साइन क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच। क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा पी क्या है, ये है बी, ठीक है ना, बी। ये वाली साइड की जो लेंथ है, ये वाली साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, बी है ना। तो इट मींस मेरा जो परपेंडिकुलर है वो मेरे थीटा के सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलता हूं ना। तो मेरे पास यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, बी, और बाय एच क्या है मेरा, एच ही, ये वाली साइड थी डीसी, ठीक है ना, सी डी, तो सी डी आ गया, सी डी आ गया। अब देखो सी डी को मैं वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और साइन थीटा यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन थीटा। 1/sin थीटा को मैं कॉसेक थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तो सी डी क्या आ जाएगा, बी कॉसेक थीटा, बी कॉसेक थीटा। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आई होगी कि ये मैंने सी डी निकाल लिया, ये देखो सी डी निकाल लिया मैंने, ठीक है। सी डी वाली जो लेंथ थी मेरी, ये वाली लेंथ, ये मैंने निकाल ली, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे अब डी ए की लेंथ निकालनी है। देखो मैं डी ए की लेंथ निकालना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यूज। तो मैं डी ए की लेंथ निकालना चाहता हूँ। डी ए की लेंथ कैसे निकलेगी, मैं ट्राइंगल ए ई डी की बात करूंगा, ठीक है, ट्राइंगल ए ई डी की बात करूंगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी में ये मेरा थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है,
ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए सारी बातें। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा निकालूंगा, मैं इस थीटा का कॉस वाला एंगल निकालूंगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। तो कॉस थीटा, यहाँ पे बेस क्या है भाई, देखो मैंने अभी बताया बेस क्या है मेरा, ए, तो यहाँ पे ए आ गया। और एच क्या है मेरा, एच तो भाई एडी है ना, एडी, तो ये ए डी आ गया। एडी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा इधर आ जाएगा। तो एडी इक्वल्स टू क्या होगा, ए अपॉन कॉस थीटा। 1 बाय कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये हो गया ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। तो ये एडी की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, यहां से ये जो सीडी और एडी की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा। एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीडी की जगह क्या आएगा, सीडी की जगह आ जाएगा बी कॉसेक थीटा, और एडी की जगह क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा। मैंने स्लैंट हाइट यहाँ पे निकाल ली, और ये जो मैंने स्लैंट हाइट यहाँ पे निकाली, जिसको मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था, सॉरी मिनिमाइज करना था, मुझे इसको मिनिमाइज करना है स्लैंट हाइट को। ये सिंगल वेरिएबल में है कि नहीं है, हाँ भाई ये सिंगल वेरिएबल में। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा, वेरिएबल क्या है, थीटा। ए और बी तो गिवन थे ना हमें, वो तो हमें जो है वेरिएबल नहीं हो सकते, वो तो कांस्टेंट है हमारे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंगल वेरिएबल में है ये जो टर्म है, इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट। तो डीएल अपॉन डी थीटा, देखना भाई क्या आएगा, बी तो हमारा कॉफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, तो बी तो हमारा एज इट इज रहेगा। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, प्लस ए तो हमारा कॉफिशिएंट है एज इट इज, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा। तो ये मैंने जो है डेरिवेटिव यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, हमें पुट करना होता था डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल। तो पुट करेंगे डीएल अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो इसको मैं इधर ही रहने दे रहा हूं, और इस वाली टर्म को मैं उधर ले जाऊंगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पे बचेगा ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना ध्यान से, ये ए एज इट इज, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस थीटा लिख दिया। टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये बी वैसे का वैसे, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है, 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है। अब एक काम करते हैं, देखना ध्यान से देखना, यहाँ पे a इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ये a साइन थीटा आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में अपोजिट साइड भी b कॉस थीटा आ गया यहाँ पे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b कॉस स्क्वायर थीटा। अब फोकस करना, इस कॉस थीटा को मैं इधर लाके डिवाइड करूंगा, और ये जो a है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b बाय ए, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। मैं ये जो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊं, तो देखना ध्यान से, अगर मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि टेन थीटा इक्वल्स टू बी बाय ए की पावर 1/2, है ना, रूट भी लिख सकता था बट मैंने 1/2 लिखा। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, टेन थीटा इक्वल्स टू बी की पावर 1/2 अपॉन ए की पावर 1/2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ये मैंने क्या किया, ठीक है, इतनी बात आपको यहां तक जो है कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, जो हमारा टेन थीटा होता है वो क्या होता है, देखो
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, टेन थीटा होता है पी बाय बी, ठीक है, फोकस करना भाई। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और मैंने टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया। परपेंडिकुलर क्या है, बी की पावर 1/2, और बेस क्या है, ए की पावर 1/2। मैं आपको रफली यहाँ पे देखो ट्राइंगल ड्रॉ करके बताता हूँ, फोकस पूरा यहाँ पे रखना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस करा पा रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ज्यादा क्यों नहीं करवा रहा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे भैया सारे ही करवा दो ना, भैया सारे नहीं हो पाएंगे। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, बी की पावर 1/2, तो ये वाली साइड आ गई परपेंडिकुलर। और बेस कितना है, ए की पावर 1/2। अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं एबीसी, तो क्या मैं एसी वाली साइड निकाल सकता हूं, मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं? हाँ भाई, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करूंगा। तो ये जो एसी है, एसी मुझे नहीं पता, तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या फिर मैं एसी स्क्वायर की जगह सीधा मैं एच लिख देता हूँ ना, इसको मैं एच बोल देता हूँ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को मैं एच बोल देता हूँ यहाँ पे। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इस तरीके से बेस का स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट रुकना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है ना अभी तक? मिस्टेक तो नहीं लग रही मुझे, छोटी मोटी कुछ गड़बड़ लग रही है, बट पता नहीं क्यों छोटी मोटी कोई मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है वो देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अभी अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं, क्या पता कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब ये स्क्वायर से ये 2 कट गया, और यहाँ पे भी ऐसे हो गया ये, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, बी प्लस ए। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट बी प्लस ए। तो इट मीन्स ये वाली साइड मेरे पास निकल गई, ठीक है, ये एच मेरे पास निकल गया। तो इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट बी प्लस ए, ठीक है, ये वाली साइड निकल गई मेरे पास, हाइपोटेन्यूज वाली। अब देखो भाई ध्यान से, मुझे करना क्या था क्वेश्चन में, मुझे करना क्या था, मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना था कि जो मेरी लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 के इक्वल है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2, ठीक है, ऐसा मुझे प्रूफ करना था। और स्लैंट हाइट जो मेरी लेंथ है, मतलब जो स्लैंट हाइट है ये वाली, ये जो मेरी स्लैंट हाइट है, ये जो मैंने स्लैंट हाइट निकाली, ये क्या है, CD प्लस DA, ठीक है, CD प्लस DA। और मैंने यहाँ पे इसको लेट भी किया हुआ था नीचे, ये देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे इसको लेट भी किया हुआ था, CD प्लस DA। मुझे इस L की ही तो वैल्यू निकालनी है, L इक्वल्स टू क्या था, B cosec थीटा प्लस A sec थीटा। तो मैं L की वैल्यू कैसे निकालूंगा, फोकस करना, ठीक है, ये वाली सारी बात है ना, अभी अलग से रख रहा हूं मैं, देखो इस वाली सारी बात को अलग से ही रखना अपने माइंड में, ठीक है, ये इसको भूल जाओ अभी 2 मिनट के लिए, ये जो मैंने पढ़ाया इसको भूल जाओ, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, इसका मैं कुछ भी नहीं कर रहा मैं इसका, इसको अभी थोड़ा सा सोचेंगे। अभी सिर्फ इस पे फोकस करो कि हाँ हमने यहाँ पे tan थीटा निकाला था, b की पावर 1/2 a की पावर 1/2, हमारे पास p और b आ गया यहाँ से, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस यहाँ से हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, फोकस यहाँ पे करना, और मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ मिस्टेक हुई है, देखो ध्यान से, पता चल गया मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक मुझे लग रही थी। कैसे मिस्टेक हुई है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने ये cos स्क्वायर थीटा को उधर मल्टीप्लाई किया b cos थीटा से, तो यहाँ पे क्यूब आना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से, तो ये साइन क्यूब थीटा आना चाहिए था, जबकि मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारी मिस्टेक थी, कैलकुलेशन आपको जो है देखनी पड़ेगी भाई ढंग से। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये स्क्वेयर्स हटा देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ गया, ये भी क्यूब आ गया। और सिमिलरली नीचे जो यहाँ पे भी ये जो स्क्वेयर लगा रखे हैं इनको भी हटा देंगे, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये भी हमारा क्यूब आएगा। तो ये भी tan क्यूब थीटा होगा, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो ये tan क्यूब थीटा आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये कट रहा था ना,
ये 2 से 2 कट रहा था, तो ये इतना सिंपल तो नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि फिर वो आंसर जो है ये उस टाइप का बनेगा नहीं है। तो ये अब पावर 1/3 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे b की पावर 1/3 होगा और a की पावर भी 1/3 होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो पूरा का पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे देखो, तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हमारा जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर चेंज हो गया हमारा, कितना हो गया b की पावर 1/3 और ये हो गया a की पावर 1/3। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी की पावर, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2/3। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो गया 2/3 और ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके रूट बन जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की पावर 2/3 सॉरी, प्लस a की पावर 2/3। अब इसका यूज करूंगा मैं, तो ये हमारे पास मैंने h की वैल्यू निकाल दी अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, हमें क्या करना था, हमें तो स्लैंट हाइट निकाल के बतानी है। स्लैंट हाइट की कुछ वैल्यू उसने बता रखी है, वगैरह इतनी है स्लैंट हाइट की वैल्यू, तो ये हमें निकाल के बतानी है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी देखना भाई, स्लैंट हाइट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या है b cosec थीटा प्लस a sec थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नाउ L इक्वल्स टू क्या था b cosec थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा a sec थीटा। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या यही वैल्यू थी, b cosec थीटा प्लस a sec थीटा, एकदम सही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे L की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा L तो एज इट इज, B हमारा कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, sec थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन होता है cos 10 cosec sec और cot। तो sec क्या होता है h/p, सॉरी cosec क्या होता है h/p, तो cosec यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो cosec क्या होगा h/p, मैं रफली करके दिखा रहा हूँ ये सारा काम, अरे मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। cosec क्या होता है h/p, तो cosec यहाँ पे मैं आपको निकाल के बताता हूँ। h क्या है देखो भाई, h हमने अभी अभी निकाला था, ये रहा h, ठीक है, अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 और p क्या है हमारा, p हमारा यहाँ पे b की पावर 1/3। तो इस तरीके से ये sec थीटा निकलेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा देखो मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ sec थीटा क्या होता है h/p। तो h कितना होगा यहाँ पे, h होगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लिखते हैं या फिर मैं ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। तो ये हो गया h और डिवाइडेड बाय क्या करना है p, p कितना है हमारा देखो भाई ट्राइंगल के हिसाब से b की पावर 1/3 प्लस a एज इट इज आ गया। sec थीटा क्या होता है हमारा, देखो sec थीटा क्या होता है h/b, तो h कितना आएगा अंडर रूट, h तो वही रहेगा हमारा, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, ठीक है, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेस, बेस हमारे पास यहाँ पे a की पावर 1/3 है, a की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो L तो एज इट इज इक्वल्स टू, देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा b अपॉन b की पावर 1/3 प्लस a अपॉन a की पावर 1/3, यही बचेगा अंदर। तो L इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट b की पावर 2/3 एज इट इज प्लस a की पावर 2/3 एज इट इज। बेस सेम है और दो टर्म्स अगर डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाती है ऊपर आके लेस हो जाती है। तो b की पावर 1 माइनस 1/3 अगर मैं यहाँ पे करूंगा इस तरीके से तो ये क्या होगा, डायरेक्टली लिखता हूं मैं यहाँ पे 2/3, तो ये हो गया b की पावर 2/3 और प्लस a के साथ भी ऐसा ही होगा, a की पावर यहाँ पे 1 है तो ये पावर ऊपर आके लेस हो जाएगी, बेस सेम है तो a की पावर भी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3 2/3, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ध्यान से,
ये एल एज इट इज आ गया। क्या ये जो रूट है इसको हटा के मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ये b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, और इस पूरे के ऊपर मैं 1/2 लगा सकता हूँ, 1/2 लगा सकता हूँ, और मल्टीप्लीकेशन में b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, वैसे क्या वैसे इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं, 1 है इसकी पावर। दोनों देखो सेम टर्म्स है, बेस सेम है, तो पावर क्या होनी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। तो l इक्वल्स टू क्या होगा, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, और इस पूरे की पावर 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2। और यही चीज तो प्रूव करनी थी, देखो ध्यान से, L इक्वल्स टू क्या है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, इस पूरे की पावर 3/2, ठीक है। तो यही चीज हमारी यहाँ पे आ गई है, देखो ध्यान से। L इक्वल्स टू, मैं a को आगे लिख देता हूँ, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और इस पूरे की पावर कितनी है, 3/2। तो हेंस ये वाली चीज तो प्रूव हो गई हमारी। अब आखिरी काम क्या करना है भाई, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखाना है, ठीक है, और काम खत्म। डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके ये मिनिमाइज हो जाएगा हमारा। तो देखो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव किया था उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो सिंगल डेरिवेटिव था इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और 5 मिनट का काम अपना रह गया बस, और आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो भाई, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंगल डेरिवेटिव को, और मैं अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमें मिनिमाइज करना है, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, dl अपॉन डी थीटा था ना, तो डी स्क्वेयर एल अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे ये माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, कॉसेक थीटा एज इट इज, कॉसेक थीटा एज इट इज, कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वेयर थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा एज इट इज, और कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है मैं भूल गया यार, अभी ऊपर लिखा था कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव हमने, तो देख लेते हैं एक बार। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिखा था कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको यहां से मैं हटा देता हूं, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो आगे देखो भाई, यहाँ पे अब इस वाली टर्म का तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया पूरा, अब इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, सेकंड वाली जो यहाँ पे टर्म है, तो बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन एज इट इज लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। ये मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन, ये वाला जो प्लस का साइन था ये मैंने एज इट इज लगा दिया। अब ए तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पे, सेक थीटा एज इट इज, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी, वैसे क्या वैसे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है ना, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक क्यूब थीटा हो गया ये। यहाँ पे माइनस एज इट इज कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वेयर थीटा, और साथ में ये कॉसेक थीटा एज इट इज। फिर ये प्लस एज इट इज आ गया, ए एज इट इज आ गया, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा सेक क्यूब थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और ये सेक थीटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे देखना, ये जो सेक कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी, ये थी ना, यहाँ पे लिखी हुई थी मैंने, देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, डी स्क्वेयर एल अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू, और वैल्यू पुट करने से पहले काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहाँ से ना कुछ टर्म्स कॉमन ले रहा हूँ, देखो एक तो ये माइनस कॉमन आ रहा है, देखो, तो माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा, तो बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का भी हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, और कॉसेक थीटा भी कॉमन ले रहा हूं मैं। तो अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉसेक स्क्वेयर थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, इस तरीके से।
ऐसे ही प्लस ये a एज इट इज, और यहां से भी कॉमन आ रहा है सेक थीटा, तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो देखना ध्यान से, डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी कॉसेक थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, हमने ऊपर लिखी थी यहाँ पे अंडर रूट बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। तो यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर ही थी ना यहाँ पे 1/3। हाँ ठीक है, बी की पावर 1/3। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा कॉसेक थीटा की बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3, और इस पूरे का ना स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगाता हूं और इसका कर देते हैं स्क्वायर, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, कॉट थीटा क्या होता है हमारा b/p होता है। तो मैं यहाँ पे रफली आपको वैल्यू निकाल के बताता हूँ। देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है b/p। तो बेस क्या था हमारा भाई, बेस था हमारा यहाँ पे a की पावर 1/3, तो यहाँ पे लिखते हैं a की पावर 1/3, और परपेंडिकुलर क्या था b की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 1/3। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई b/p। ठीक है, a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, तो यहाँ पे लिखते हैं a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही ये प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज आ गया, a वैसे के वैसे आ गया। सेक थीटा की वैल्यू हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल रखी है, मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सेक थीटा की वैल्यू ये रही अंडर रूट बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। तो देखो भाई ध्यान से, अंडर रूट बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। मल्टीप्लीकेशन में सेक थीटा की वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, तो b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3, इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस यहाँ पे होगा टेन थीटा की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो टेन थीटा की वैल्यू हमने जो है ऊपर निकाली थी। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू तो हमने सबसे पहले यहाँ पे b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। ये टेन थीटा की वैल्यू थी, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी, इससे ज्यादा सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गया। भाई देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव है, सारी टर्म्स पॉजिटिव है, कहीं पे भी कोई नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, कहीं पे भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट आया, ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया, पॉजिटिव आया। इट मीन्स कि ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मिनिमा। ठीक है, मिनिमा या मैक्सिमा, यार एक मिनट रुकना, मिनिमा था या मैक्सिमा था, मिनिमा था। मिनिमा के लिए तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, मैक्सिमा के लिए होता है नेगेटिव। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, हेंस इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो पूरा का पूरा देखो पॉजिटिव है भाई, कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है, सारी टर्म्स पॉजिटिव है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा भाई क्वेश्चन नंबर था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये था हमारा 12th। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टर्म देखो, ये जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है यहाँ पे, ये सारा आपका रफ वर्क है। ये जो मैंने जितना भी यहाँ पे काम किया ना, ये सारा आपका रफ वर्क है। ठीक है, मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के देखी, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल के देखी। ठीक है, तो ये सारा आपका रफ वर्क है, बाकी सारा आपका फेयर यहाँ पे काम है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है अच्छे से करना भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा अगर आएगा तो। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क आपका यही है कि आपको रिपीट करने हैं सारे क्वेश्चन, जितना भी मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया, ज्यादातर क्वेश्चंस मैं ही करवा रहा हूँ, तो आपको बस प्रैक्टिस 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 करनी है। ठीक है, तो भाई खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे।